हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। क्या ऑटिज़म एक सीवियर डिजीज़ है? क्या ऑटिज़म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है? क्या ऑटिज़म हमारे गलत पेरेंटिंग की वजह से डेवलप होता है? क्या ऑटिज़म वाले बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं? ऑटिज़म के पेशेंट और उनकी फैमिली को हम होम्योपैथी से कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन डिटेल में करेंगे और आई होप कि आपकी ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने में मैं आपकी श्योर हेल्प कर पाऊंगी। व्हाट इज़ ऑटिज़म? तो ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। उसको हम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं कि जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन में डिफरेंस होता है और डिफ़िकल्टी होती है। ऑटिज़म क्या है उसको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो एक पर्सन का सोचने का तरीका क्या है, उसके सामने वाले पर्सन को समझने का एटीट्यूड क्या है और समझने के बाद उसको इंटरेक्शन करने का एटीट्यूड क्या है। मीन्स ऑटिज़म के हर पेशेंट की नीड एंड एबिलिटी दोनों अलग अलग होती है और उसका इवोल्यूशन हो सकता है। Some people can live independently and others having severe disabilities means it requires lifelong support. तो उसमें पेशेंट के ब्रेन के डेवलपमेंट पे इफेक्ट होती है। Nowadays 1 in 100 children has autism. This is a very serious and sensitive problem around the world. Generally autism के पेशेंट के सिम्टम्स जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाते हैं। अगर हम उसको डायग्नोस्ड अर्ली करवा देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आप ऑटिज़म वाले पेशेंट को उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। जितना हो सके उतना जल्दी हम ऑटिज़म को डायग्नोस्ट करते हैं तो उससे उनकी सोशल कम्युनिकेशन में काफ़ी हद तक हम चेंज ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऑटिज़म के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। ऑटिज़म के बच्चे में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो लोग आई कांटेक्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं, उनकी जो स्पीच होती है वो डिलेड स्पीच होती है। कई बच्चे काफ़ी लेट बोलने का सीखते हैं या तो फिर कई बच्चे वर्ड्स या पूरे सेंटेंस प्रॉपर नहीं बोलते। कई बच्चे जो होते हैं वो एक ही एक्टिविटी बार बार रिपीट करते हैं। सेकंड थिंग जो है वो लोग अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। दूसरों के साथ एडजस्ट करने में या तो फिर खेलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, यानी उनके काफ़ी फ्रेंड्स नहीं होते हैं। कई बच्चे एक ही खिलौने के साथ खेलते रहते हैं या तो फिर कई बच्चे किसी भी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड रहते हैं। मीन्स एक ही पॉइंट बार बार देखते रहते हैं, कंटिन्यूसली वही एक्टिविटी रिपीट करते रहते हैं। कई बच्चों को टो वॉकिंग की आदत होती है। उनकी जो कॉग्निटिव स्किल है या तो फिर लर्निंग स्किल है वो इतनी शार्प नहीं होती। उनके बॉडी में सेंसरी जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत आते हैं। मीन्स ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी भी आवाज़ से, नॉइज़ से उनको ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, लाइट से इरिटेबिलिटी होती है या तो फिर कोई ऐसा टेक्सचर होता है जो उनके दिमाग में करंट यानी कुछ अजीब फीलिंग लाती है, तो उससे वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो जिनके भी फैमिली में ऑटिज़म के केस होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे बच्चे को ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि ये ऑटिज़म जो है ये बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल वेरिएशन है जिनमें बच्चों को समझने की, रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो दूसरे बच्चों से अलग होती है। ये किसी वैक्सीन की वजह से नहीं होता या तो फिर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन की इफ़ेक्ट नहीं है इस पे, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कई पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं कि हमारे गलत पेरेंटिंग की वजह से ये डेवलप हुआ है, हम दोनों वर्किंग है, हम हमारे बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो उससे उनको ऑटिज़म हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से ऑटिज़म कभी डेवलप नहीं हो सकता है।
ऑटिज़म जो है वो कोई चाइल्ड की ब्रॉट अप डिफेक्ट से नहीं डेवलप होता है। ये एक स्पेक्ट्रम डिजीज़ है जो एक डेवलपमेंटल एंड सोशल कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंसेस डेवलप करता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। ऑटिज़म को हम जेनेटिक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ऑटिज़म हुआ है या तो आपने सुना है, तो डेफिनेटली उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके रेशियो में अगर हम बात करें तो बॉयज़ आर 4 टाइम्स ग्रेटर रिस्क देन गर्ल्स। समटाइम्स ऑटिज़म के साथ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी दिखाई पड़ता है, बट उसका ऑटिज़म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। ऑटिज़म की ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम सोचें तो ट्रीटमेंट में इंक्लूड एजुकेशनल थेरापी, बिहेवियर थेरापी एंड बच्चों को कम्युनिकेशन थेरापी भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके हैं। जिन बच्चों की स्पीच ठीक तरह से डेवलप नहीं हुई है या तो फिर पूरे सेंटेंसेस बोलने में उनको दिक्कत होती है, उन लोगों को स्पीच थेरापी भी देनी पड़ती है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके, जिससे वो फ्रेंड्स एंड लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सके एंड सोशली अटैच रह सके। देन ऑटिज़म के केस में ऑक्यूपेशनल थेरापी भी देते हैं, जिससे उनकी डे टू डे लाइफ की जो रूटीन एक्टिविटी है उनको समझने में उनको हेल्प मिले। उनको फिज़िकल थेरापी भी देते हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपनी मूवमेंट या तो फिर अपने बॉडी को बैलेंस कैसे रखा जाता है उनको समझने में उनको हेल्प मिले। जिनके भी फैमिली में अगर ऑटिज़म का कोई केस है, उनको बहुत दिक्कत होती है उनके डे टू डे लाइफ में उनके साथ डील करने में, उनके साथ कम्युनिकेशन करने में, तो उनको भी एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए। जैसे कि कई बच्चे वर्ड से बात करते हैं, तो कई बच्चे जेस्चर से बात करते हैं, कई कोई चीज़ दिखा के बात करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो एक्शन करके बात करते हैं। तो ये सब समझाने के लिए भी फैमिली को भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों को भी बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए, जिससे वो लोग भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ अपनी लव्ड वन के हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों के साथ बैलेंस कर सके। जिनके भी घर में ऑटिज़म का केस होता है, उनके फैमिली को साइकोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो it is very essential that we have to respect and support them in a communication method also. It is very difficult to deal with an autism child. So we must respect all the family who are attached to this type of scenario. अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वो लोग बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। देन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं अगर बच्चे एंग्जाइटी से परेशान है, या तो फिर एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं जिससे बिहेवियरल प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर सके। तो इस तरह से मॉडर्न मेडिसिन में सिम्टोमेटिक एंड स्पेसिफिक मेडिसिन से हम उनकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में हम पेशेंट को एज अ होल समझते हैं, उनका फिजिकल एंड मेंटल मेकअप क्या है दोनों को समझ के हम एक मेडिसिन पे आते हैं। तो ऑटिज़म वाले पेशेंट में हमारे लिए उनकी हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उनका फिज़िकल मेकअप, मेंटल मेकअप क्या है, उसके साथ उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मम्मा को कोई स्पेसिफिक लेवल का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उनको कोई बात कंटिन्यूसली हैमरिंग कर रही है, वो प्लान बेबी है या अनप्लान बेबी है, कोई स्पेसिफिक फीलिंग वो दबाकर चलते हैं, ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ से बच्चे के ऑटिज़म के साथ डायरेक्ट रिलेशन हम मानते हैं, तो उसको समझ के हमको मेडिसिन देनी होती है। और टचवुड होम्योपैथी से ऑटिज़म वाले पर्सन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है और वो लोग अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, रूटीन लाइफ में अपनी एक आइडेंटिटी भी खड़ी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी फैमिली को ऐसे परेशान होते देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कीजिए कि आप ज़रूर होम्योपैथी लेना स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली उससे सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथी में ऑटिज़म के लिए बहुत सारी मेडिसिन है।
अगर हम बात करें तो बेलाडोना, बूफो, बराइटा काब, कैलकेरिया काब, बोरेक्स, कैलकेरिया फ्लोर, हेलिबोरस, लैक डिफ्लोरेटम, लाइसिन, मेडोराइनम, मर्क्यूरियस, नेट्रम म्यूर, पल्सेटिला, स्ट्रेमोनियम, प्लेटिना, सल्फर, ट्यूबरक्यूलिनम, सिलिशिया, टेरेंट्यूला, वेरिट्रम एल्बम, जिंकम मैट, इतनी सारी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है जो ऑटिज़म को ठीक कर सकती हैं। तो होम्योपैथी से आप डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। थैंक यू।